यस सर। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में डॉक्टर श्वेता सिंह हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह जो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे केंद्रीय अनुसंधान परिषद में होम्योपैथी में वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं और ऑर्बिट क्लिनिक्स में एक वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। उनके पास होम्योपैथी में 10 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है और उन्होंने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें लेजेंडरी होम्योपैथ अवार्ड और KHA हैनुमैन पुरस्कार शामिल हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के कारण हमें उन्हें अपने बीच में सुनने का अवसर मिला है। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। Thank you, doctor, and thank you for inviting me to IFPH platform. Shall I share my screen? Yes ma'am, you can. Okay, thank you. Is it visible to all? Yes ma'am, it's visible. Yes. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीनल स्टोन्स एंड होम्योपैथी। सो उसके लिए रीनल जो हमारा सिस्टम है that is composed of kidney, ureter, bladder. So kidney basically हमें सबको पता ही है कि एक bean shaped structure है जो कि retroperitoneal space में locate होता है on either side of the spine. And right kidney की जो location होती है that is lower and smaller than the left kidney, and it is protected, the upper part is protected by the 11th and 12th rib, and left kidney जो होती है it is present located at the vertebral level at the level of T12 and L3 till L3. and structure अगर हम देखें तो it is concave, and there is a concave and convex border as you can see in this picture. There is an area which is known as hilum, which is a recessed area on the concave border, जहाँ से जो renal artery है that enters the kidney, और renal vein और जो ureter है that leave kidney. Internal structure जो हम बात करें तो there is renal parenchyma जो कि divided है renal cortex and renal medulla में. जो renal cortex है that contains the renal corpuscles and tubules. जो medulla part है there is 8 to 18 renal pyramids होते हैं. If you can see pyramid shape में जो आपको दिखाई दे रहे हैं that is a medulla part. and जो ये pyramid है इनका जो apex है that is projecting into the minor calyx, right? So renal pelvis जो है this is the upper extended part of the ureter which subdivided itself into 2 to 3 major calyx and 8 to 18 minor calyx. अब हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो कि यूरिन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल यूनिट है जो हमारी किडनी में होती है, एंड दैट नेफ्रॉन्स आर बेसिकली कंसर्न्ड with the formation of urine, जहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है. देन देयर आर कलेक्टिंग डक्ट्स जो कि इस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द नेफ्रॉन्स टू द पेल्विस ऑफ द यूरेटर. और कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली 7 to 8 इन नंबर्स होते हैं जो कि यूनाइट करके पेपिलरी डक्ट बनाते हैं जिसको हम डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं, जो कि रीनल पेपिला में ओपन अप होता है एंड इट ड्रेन्स इनटू माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन इट गोज टू द pelvis of the ureter, and then
to the urinary bladder. So this is the basically the process कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है and the basic structure of kidney. Now what are kidney stones? जो रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन्स की हम बात करें तो बेसिकली जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं या यूरेट इन द किडनीज या फिर यूरेटर में आपको पाए जाते हैं या फिर आपको ब्लैडर में मिलते हैं. दे आर composed of metabolic products that are present in the glomerular filtrate. जब भी जो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो कंसंट्रेशन है वो अबव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पहुंच जाता है तो ये यूरिन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर किडनी में स्टोन प्रेजेंट है तो हम उसको नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जाना करते हैं. एंड इफ द stones are present in the urinary system, ureters में है, urinary bladder में है, तो हम उसको यूरोलिथियासिस के नाम से जानते हैं. स्टोन्स और जो भी कैल्कुलाई जो बनते हैं वो आपको किडनी से ले यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली किडनी से लेकर ब्लैडर तक यूरेटर में कहीं भी मिल सकते हैं. दीज आर द बेसिकली crystallization of these metabolites or these substances which are then excreted in the urine. So you can see kidney में भी present हो सकते हैं, ureter में भी present हो सकते हैं and you can find it in bladder too. Facts about renal stones. Renal stones approximately 1.2 million लोगों को हर साल मिलते हैं एंड मोस्टली जो मेल्स हैं मेल्स में ये ज्यादातर पाए जाते हैं इन द रेशियो 3:1. सो मेल्स में ज्यादा मिलेंगे एंड इट कैन अफेक्ट एनीवन एट एनी एज. इवन इन्फेंट्स या जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी आप रीनल स्टोन्स आपको मिल सकते हैं. Whites are more affected than the black. अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली इमोबिलिटी जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है तो जिन लोगों का भी प्रोफेशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला है तो उनको रीनल स्टोन्स ज्यादा मिलेंगे. डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द कॉज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर टू हैव रीनल स्टोन्स जहाँ पे फ्लूइड इनटेक जो है पेशेंट कम ले रहा है या फिर देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ फीवर के केसेस में, वॉमिटिंग डायरिया के केसेस में वहाँ पे रीनल स्टोन ज्यादा मिल सकते हैं. हॉट क्लाइमेट है, पानी का इंटेक कम हो रहा है तो उन केसेस में भी रीनल स्टोन आपको मिल सकते हैं. एंड इफ द पेशेंट इज एक्सेसिवली पर्सपायरिंग तो वहाँ भी जो फ्लूइड लॉस है वो ज्यादा हो रहा है, इंटेक कम हो रहा है तो इन केसेस में डिहाइड्रेशन के केसेस में बेसिकली आपको रीनल स्टोन ज्यादा मिल सकते हैं. अगर यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम है जिन केसेस में बेसिकली लेस देन 2.5 लीटर पर डे, अगर यूरिनरी आउटपुट कम है तो वहाँ पे भी जो कंसंट्रेशन है इन मेटाबोलाइट्स का या इन क्रिस्टलॉइड्स का वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे भी रीनल स्टोन्स बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं. There are some metabolic conditions, disturbances, जिन cases में renal stones आपको ज़्यादा मिलेंगे. And if there is any history of renal calculus, renal calculi, तो वहाँ भी recurrency of renal stones जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं या family history में renal stones मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको this is one of the risk factor of renal stones. अगर हम इटियोलॉजी की बात करें कि क्या कॉजेस हो सकते हैं रीनल स्टोन्स बनने के, सो इट इंक्लूड्स मेटाबॉलिक कॉजेस, इट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इट कैन इंक्लूड्स जेनेटिक फैक्टर्स. कुछ ड्रग्स भी रीनल स्टोन्स को बनने में प्रमोट करती हैं एंड दे कैन बी अदर फैक्टर्स. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स की अगर बात करें सो जहाँ पे भी देर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बेसिकली हाइपर एक्सक्रीशन ऑफ इनसॉल्युबल यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हो सकते हैं ऑक्सलेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, सिस्टीन हो सकता है, जो भी हमारे स्टोन्स बेसिकली जिस टाइप्स ऑफ स्टोन्स जो होते हैं
तो इट कैन बी ड्रग इंड्यूस। तो इन मेटाबोलाइट्स का या इन इनसॉल्युबल यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हाइपर एक्सक्रीशन होना इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे रीनल स्टोन्स बनते हैं। ऑक्सलेट इज बेसिकली द मेजर कॉम्पोनेंट। 70% जो रीनल स्टोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑक्सलेट्स। हमने सबसे ज्यादा जो स्टोन्स देखे हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सलेट है, अगर हम वो डाइटरी ऑक्सलेट लें तो वो इट डजेंट प्ले एनी मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन्स, बिकॉज वो जो है इट इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। बट कुछ रेयर जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, जहाँ पे जो ग्लाइकोक्सिलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है इस कंडीशन में, जिसकी वजह से जो ऑक्सिलेट है वो एक्सेस में बनने लगता है एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नेफ्रोलिथियासिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में अगर आपको स्टोन्स मिल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कॉज ये जेनेटिक कंडीशन हो सकती है विच इज टू बी रूल्ड आउट इन सच केस। बेसिकली जो ऑक्सिलेट है इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट प्रेसिपिटेशन। सो ऑक्सिलेट ज्यादा है तो उससे कैल्शियम के साथ जो प्रेसिपिटेशन है वो ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इट इज 15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कैल्शियम। डाइटरी जो कैल्शियम हम लेते हैं वो बेसिकली ऑक्सिलेट को इंजेस्ट बाइंड कर लेता है ऑक्सिलेट के साथ इन द जीआई ट्रैक्ट। तो वहां पे क्या होता है कि कैल्शियम लिया, ऑक्सिलेट जो डाइटरी आपने ऑक्सिलेट प्रेजेंट है तो वो बाइंड कर लेंगे तो वहां पे स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगी। बट जहाँ पे हमारी जो डाइट है उसमें हम कैल्शियम भी कम ले रहे हैं और ऑक्सिलेट ज्यादा है तो क्या होगा, जो ऑक्सिलेट है उसका जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएगा और ये जो ऑक्सिलेट है वो एक्सेस में यूरिन में जो है किडनी एक्सक्रीट कर देगी। और जब ऑक्सिलेट एक्सेस होगा तो वहां कहीं ना कहीं वो जो कैल्शियम भी कम है, ऑक्सिलेट ज्यादा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम अगर कैल्शियम का इंटेक भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, डाइटरी इज फाइन बट जहाँ पे सप्लीमेंट्स हम कैल्शियम का ले रहे हैं जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, एक्सेस कैल्शियम इंटेक हो रहा है सप्लीमेंट्स का, तो वहां रीनल स्टोन्स ये ऑक्सिलेट और कैल्शियम जो है प्रेसिपिटेट करके रीनल स्टोन्स को फॉर्म कर देता है। जो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट है कैल्शियम का दैट इज 200 टू 300 मिलीग्राम पर डे। लेकिन कुछ कॉजेज होते हैं जिसमें जो कैल्शियम कंटेंट है उसका एक्सेस हमें मिलने लग जाता है, तो उन कंडीशंस में ये जो रीनल स्टोन बनने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हाइपर कैल्सियूरिया किस में मिलेगा, जब इमोबिलाइजेशन होगा विच इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। इमोबिलाइजेशन की वजह से जो कैल्शियम है वो ज्यादा एक्सक्रीट होगा यूरिन में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो जो एक्सेसिव कैल्शियम हम ले रहे हैं उसका यूज नहीं हो रहा है बल्कि वो ज्यादा यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। कुछ बोन डिजीजेस भी होते हैं जिसमें जो कैल्शियम है वो ज्यादा एक्सक्रीट होता है, जैसे कि माइलोमा, पेजेट्स डिजीज हो गया, या मेटास्टेटिक कैंसर्स के केसेस होते हैं उसमें। तो इसमें जो कैल्शियम एक्सक्रीशन है इन द यूरिन दैट इंक्रीजेस अप टू 450 मिलीग्राम, जो कि सिर्फ 300 तक होना चाहिए, 450 मिलीग्राम पर डे, और इससे भी ज्यादा एक्सक्रीशन होने लग जाता है जो कि विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केसेस में हमें मोस्टली जो 2/3 पेशेंट होते हैं उनमें रीनल स्टोन की कंप्लेंट्स ज्यादातर हमें मिलती है। देन हाइपर विटामिनोसिस डी के केसेस में जहाँ पे जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो बढ़ जाता है, तो हमें यहाँ पे वी हैव टू आस्क द पेशेंट इफ दे आर टेकिंग एनी एक्सेस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट्स, तो इट शुड बी अवॉइडेड इन सच केसेस। जो दूसरे मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं जैसे कि डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, उन केसेस में हाइपर ऑक्सिलूरिया के केसेस होते हैं, या मेड्यूलरी स्पॉन्ज किडनी के केसेस होते हैं, उन केसेस में जो एक्सेसिव कैल्शियम जो है यूरिन में वो ज्यादा एक्सक्रीट होता है। देन यूरिक एसिड, जो स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड का इंक्रीज होना इन केसेस ऑफ गाउट,
तो वहां पे भी स्टोन जो है, यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइपरसिस्टिनूरिया के केसेस, जो कि एक हेरिडिटरी डिजीज है विच इज मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, उन केसेस में भी जो सिस्टीन स्टोन्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। क्रॉन्स डिजीज के केसेस जो हैं, जो डायग्नोस्ड क्रॉन्स डिजीज के केसेस हैं, वहां पे भी देयर इज हायर टेंडेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन, बिकॉज क्रॉन्स डिजीज के केसेस में देयर इज हाइपर ऑक्सिलूरिया, ऑक्सिलेट्स जो है वो यूरिन में ज्यादा एक्सेसिव आपको मिलेंगे। देयर इज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, जो हम डाइट में मैग्नीशियम लेते हैं बेसिकली दैट इज important for which inhibits the stone formation। मैग्नीशियम से स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता, बट वहां पे क्रॉन्स डिजीज के केसेस में क्या हुआ कि हमने डाइट में तो लिया है मैग्नीशियम बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सो देयर इज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। इन केसेस में भी हमें फिर स्टोन जो है, जो कि रोकता है, जब वो नहीं बन ले पा रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो स्टोन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होने लग जाती है। Then second cause is the deficiency of stone forming inhibitors in urine। स्टोन फॉर्मिंग इनिबिटर्स क्या क्या हैं, जैसे कि वन ऑफ द मेन इनिबिटर, स्टोन फॉर्मिंग इनिबिटर इज सिट्रेट। सिट्रेट जो है हमें जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं उसमें ज्यादा मिलता है, एंड जो लोग भी एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं उनमें सिट्रेट जो है वो कम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेन इनिबिटर ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल फॉर्मेशन। अगर हम पोटेशियम की एक हाई डाइटरी इंटेक पर हैं तो वो जो सिट्रेट है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करता है, एंड इट basically acts as it reduces the risk of stone formation। So पोटेशियम कंटेंट, पोटेशियम रिच डाइट लेना हम स्टोन के केसेस में ज्यादा एडवाइस करते हैं, ताकि जो सिट्रेट है उसका एक्सेस में एक्सक्रीशन हो, बिकॉज इट इज अ इनिबिटर, स्टोन फॉर्मिंग इनिबिटर। एंड बेसिकली जब कैल्शियम क्रिस्टल्स जो बनते हैं तो वहां पे ये जो सिट्रेट है वो उसकी एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, एंड जो सॉल्यूट्स हैं जो कि ज्यादा सुपर सैचुरेशन जो कैल्शियम का हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से स्टोन ज्यादा बन जाते हैं, तो उसको रोकने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज कि हमें पेशेंट को, वी शुड एडवाइज द पेशेंट्स ऑफ रीनल स्टोन फॉर्मेशन टू अवॉइड एनिमल प्रोटीन, बिकॉज जब भी एनिमल प्रोटीन ज्यादा पेशेंट लेगा सो इट विल इंक्रीज द एसिड लोड, एंड यूरिन जो एक्सक्रीशन है, एसिड लोड बढ़ेगा तो कैल्शियम और यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में ज्यादा आएगा, एंड सिट्रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्मिंग इनिबिटर को हम वो कम हो रहा है और एसिड लोड ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो सॉल्यूट्स हैं कैल्शियम यूरिक एसिड वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिन में जा रहा है, तो वहां पे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि एनिमल प्रोटीन जो है वो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरस एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन, यूरिक एसिड और अदर जो एसिडिक मेटाबोलाइट्स हैं उनको एक्सेस में यूरिन में भेजता है, और जिसकी वजह से यूरिन जो है वो एसिडिफाई हो जाता है, एंड जो स्टोन है वो ज्यादा बनने लग जाते हैं। वहीं वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक केयर ऑफ द सॉल्ट इनटेक को कम कराना होता है, क्योंकि वहां पे एक कंपटीशन हो जाता है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा या आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो चीजें रोकने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि अपना सॉल्ट इनटेक भी वो कम कर दें। दूसरी चीज, अगर फ्लोरिडेटेड टैप वाटर पेशेंट यूज कर रहा है तो उसमें भी बहुत ही हाई मिनरल कंटेंट होता है, जिसको हमें पेशेंट को कम करने के लिए बोलना पड़ता है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन्स। Then next cause is the changes in the urinary pH। pH में कहीं ना कहीं अगर यूरिन की pH में चेंजेस होंगे तो भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। मीन यूरिनरी pH जो होती है दैट इज 5.85, और यूरिनरी स्टैग्नेशन
जो रिकरेंट यूटीआईज हो जाते हैं या बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ या जो पीएच है वो अल्कलाइन हो गया, तो उसकी वजह से यूरिनरी स्टैसिस बेसिकली हमें ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। तो चेंजेस इन द यूरिनरी पीएच ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जहाँ पे यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, ऐसी यूरिनरी इन्फेक्शन जहाँ पे यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया आ गए, तो वहां पे यूरिन क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इट विल टर्न एल्कलाइन, जो कि एसिडिक होता है। एल्कलाइन हो गया तो इट विल लिबरेट द अमोनिया, और यहाँ पे जो आपके कैल्शियम फॉस्फेटेस या ट्रिपल फॉस्फेटेस की स्टोन्स हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लेस सॉल्युबल इन एल्कलाइन यूरिन। तो यहाँ पे वो सॉल्यूबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट करने लगेंगे और स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा देंगे। देन यूरिनरी स्टेसिस, जहाँ पे कहीं ना कहीं देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी फ्लो, यूरिन जो है एक जगह रुक गया है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ या पीएच अल्कलाइन हो गई। रिकरेंट यूटीआई के केसेस हो जाते हैं, तो वहाँ जब भी रिकरेंट यूटीआई होगा या यूरिन इन्फेक्शन होगा तो वहां पर भी जो क्रिस्टलॉइड्स हैं यूरिन में प्रेजेंट उनका प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, जो हमने अभी कॉजेस की बात की है, तो बेसिकली जो यूरिन स्टेसिस हो गया या स्लो यूरिन फ्लो हुआ, इट विल रिजल्ट इन द सुपर सैचुरेशन ऑफ द यूरिन, मतलब जो सॉल्यूट्स हैं वो सॉल्यूशन से ज्यादा हो गए और सॉल्यूबल नहीं हो पा रहे हैं। तो विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है यूरिन, एंड आफ्टर दैट लेटर इट टर्न्स इनटू स्टोन फॉर्मेशन। Then it can be because of the damage to the lining of the urinary tract, जहाँ पे स्टोन क्रिस्टलॉइड्स होंगे, स्टोन फॉर्मेशन होगा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन ऑफ द दैट यूरेटर और यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी मिल सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकता है, तो वो सारी चीजें। देन डिक्रीज इनिबिटर सब्सटेंसेस, जो हमारी डाइट है या सप्लीमेंट इनटेक है, इसकी वजह से जो इनिबिटर सब्सटेंस जो काम करते हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देते, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, एंड दैट विल अदरवाइज जो कि प्रिवेंट करते सुपर सैचुरेशन को, तो वहां पे क्या होगा, वो कम हुए तो देर इज क्रिस्टलाइजेशन और एग्रीगेशन ऑफ दीज प्रेसिपिटेस विच लीड्स टू स्टोन फॉर्मेशन। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। देन टाइप्स ऑफ स्टोन की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, यूरेट, कैल्कुलाई, सिस्टीन, एस्ट्रोवेट, ये हमें मेनली मिलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोन्स में देर आर प्राइमरी स्टोन्स एंड देर आर सेकेंडरी स्टोन्स। प्राइमरी स्टोन्स बेसिकली वो होते हैं वेयर दे अपीयर इन अपेरेंटली हेल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्दी होता है विदाउट एनी एंटीसिडल इन्फ्लेमेशन। जहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्दी है, देयर इज एसिडिक यूरिन, तो जो प्राइमरी स्टोन्स होते हैं दे विल बी फाइंड आउट, यू विल फाइंड देम इन द एसिडिक यूरिन, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, यूरेट, सिस्टीन, जेंथीन, स्ट्रुवेट, ये आपको बेसिकली एसिडिक यूरिन में मिलेंगे, दे आर द प्राइमरी स्टोन्स। सेकेंडरी स्टोन्स होते हैं जहां पे विच फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एल्कलाइन यूरिन में मिलेंगे, जैसे कि हमने बात की थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन एल्कलाइन टर्न आउट हो जाता है। एल्कलाइन यूरिन में जो स्टोन्स मिलेंगे दे आर नोन एज सेकेंडरी स्टोन्स, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेटेस और ट्रिपल फॉस्फेट। कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम सॉल्ट स्टोन्स, बेसिकली 80% जो किडनी स्टोन्स हैं दे कंटेन कैल्शियम, डिपेंड्स अपॉन द यूरिन पीएच एंड availability of ऑक्सलेट। बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स आपको मिलते हैं, कभी भी सिंगल कैल्शियम स्टोन नहीं मिलता, सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सलेट। जनरल अपीयरेंस अगर आप देखें तो इट विल बी वाइट, हार्ड, रेडियो ओपेक। कैल्शियम फॉस्फेट स्टैगहॉर्न इन द रीनल पेल्विस में अगर आपको मिलेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, एंड यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स मिलेंगे वो आपको मेनली स्मॉल होते हैं एंड आपको मेनली यूरेटर्स में मिलेंगे। कॉजेस क्या है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हाइपरकैल्सियूरिया हो जाए,
या फिर हाइपर ऑक्सिलूरिया हो जाए, प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया मिले, तो इन केसेस में आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आपको ज्यादा मिलेंगे। दिस इज द पिक्चर, दीज आर द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। देन यूरिक एसिड स्टोन, अबाउट 8% केसेस में रीनल स्टोन्स में दे कंटेन यूरिक एसिड, and they it may be associated with hyperuricemia, with or without gout आपको मिल सकता है। यूरिक एसिड इंक्रीज आपको इन केसेस में मिल सकता है, and it forms in acidic urine, and general appearance अगर हम देखें तो they are small, they are friable, येलो टू डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, आपको हमेशा मल्टीपल मिलेंगे, सरफेस इज ऑलवेज स्मूथ, रेडियोलूसेंट होते हैं, प्लेन एक्सरेज में आपको यूरिक एसिड या स्टोन्स नहीं दिखाई देते, तो विजुअलाइज्ड बाय अल्ट्रासाउंड में ही आपको डायग्नोस कर पाएंगे आप, और इट कैन बी डायग्नोस्ड विद आईवी पाइलोग्राम। एक्सरेज में आपको ये स्टोन्स नहीं दिखेंगे बिकॉज दे आर रेडियोलूसेंट। दिस इज यूरिक एसिड एंड यूरेट स्टोन्स। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, जो कि 10% आपको रीनल स्टोन्स जो है 10% आपको इस तरीके के मिल सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज स्टूवाइट किडनी स्टोन्स। दे आर एसोसिएटेड विद क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहां पे भी स्टेसिस होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, यूरिन का पीएच डिस्टर्ब होगा, यूरिन एल्कलाइन होगा, तो वहां पे आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मोस्टली ये स्टोन्स पाए जाते हैं, एंड तो मतलब इससे हम क्यों पढ़ रहे हैं एसिडिक यूरिन या फिर अल्कलाइन यूरिन, क्योंकि कभी कभी हमारी जो आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें पीएच अगर डिस्टर्ब है तो यू कैन सी कि ये आपको पता होगा कि हाँ एसिडिक यूरिन में इस तरीके के ही स्टोन मिल सकते हैं, या फिर अल्कलाइन यूरिन में इस तरीके के ही स्टोन मिल सकते हैं। तो बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहाँ पे पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, एंड इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। Commonly, they are associated with Staghorn calculi, and 75% of the Staghorn stones are of steroid type. This is steroid stone, or you can say magnesium ammonium phosphate stone. Cystine stone, they are rare type of kidney stone, and they are because of the cystinuria. They form in the acidic urine. They are soluble in the alkaline urine, and they are faint radio opaque stones. They are soft yellow or pink in color. और ये भी आपको मल्टीपल ही मिलते हैं। दिस इज सिस्टीन स्टोन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो रीनल स्टोन्स में हमें पता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, उसको हम क्विसेंट कैलकुलस बोलते हैं, मतलब स्टोन बॉडी में किडनी में प्रेजेंट है बट पेशेंट को नहीं पता है, इट में लाई डोमेंट फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड। क्या होता है कि एक्सीडेंटली पेशेंट ने किसी चीज के लिए किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया या एक्सरे करवाया और उसमें डायग्नोस हुआ कि उनको रीनल स्टोन है, या रीनल फेलियर के केसेस में कभी कभी क्या होता है स्टोन बहुत सालों तक पड़े रहते हैं बट पेशेंट को कोई पेन नहीं हुआ, कभी भी कोई यूरिन में डिफिकल्टी नहीं आई, बट रीनल फेलियर का केस है, अल्ट्रासाउंड कराया एक टाइम पर और उनको पता चला कि वो स्टोन है उनको। सो 3 mm या उससे ज्यादा का स्टोन साइज जो है दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द रीनल पेल्विस और द यूरेटर। हमारा जो यूरेटर का साइज होता है दैट इज 6 mm। और जब हमें ये चीजें क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए साइज क्या है, कि वो निकल भी जाएगा यूरेटर के थ्रू या नहीं निकलेगा, राइट। तो उसके लिए हमें साइज पता होना चाहिए ताकि हम रेफर कर सके, अगर वो ऑपरेट ही कराना है तो ऑपरेट करा ले, अगर मेडिसिन से निकलने के चांस है तो मेडिसिन से निकल जाए। तो बेसिकली 3 mm या उससे बड़ा साइज का अगर स्टोन होता है इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द रीनल पेल्विस और द यूरेटर,
यूरेटर का साइज 6 mm तक होता है एंड इट इज स्ट्रेचेबल टू 12 mm, मतलब अपना डबल साइज तक स्ट्रेच कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो वी हैव टू थिंक बिफोर वी टेक केस व्हेन द साइज ऑफ दिस जो स्टोन है दैट इज मोर देन 12 mm और समथिंग। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना जरूरी है। स्टोन जो है, अब मैंने बात की क्विसेंट कैलकुलस है, तो स्टोन पेन सिर्फ तभी करेगा जब वो अपनी जगह से हिलेगा, अदरवाइज वो सालों तक एक जगह पर बिना आपको कोई तकलीफ दिए रह सकता है। इट कैन लाई डोमेंट फॉर इयर्स, आपको नहीं पता चलेगा। जब भी स्टोन अपनी जगह से हिलेगा तो वो पेन करेगा। एंड पेन जो है, इट कैन बी सिवियर एब्डोमिनल और फ्लैंक पेन। पेन इट कैन बी फिक्स्ड रीनल पेन हो सकता है विच इज डल, एक्किंग और बोरिंग पेन इन कैरेक्टर, राइट। रीनल जो पैरेन्काइमल डिस्टेंशन है उसकी वजह से होगा। पेन कहाँ मिलेगा? रीनल एंगल पर मिलेगा पोस्टीरियरली एंड इन द फ्रंट एट द इंटीरियर पार्ट, उस हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में मिलेगा, लेफ्ट और राइट इट कैन प्रेजेंट। और जो पेन है वो जॉल्टिंग पे, वॉकिंग, चलने फिरने पे या मूवमेंट पर ज्यादा पेन करेगा। देन रेफर्ड पेन हो सकता है, मतलब आपको पूरे पेट में डिफ्यूज पेन हो सकता है ओवर ऑल ओवर द एब्डोमेन। एक साइड में भी हो सकता है जिस साइड स्टोन प्रेजेंट है, तो बेसिकली रीनल एंगल और जो आपका लेफ्ट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन मिल सकता है, या फिर पूरे पेट में पेशेंट पेन बता रहा है, इट कैन बी डिफ्यूज पेन ऑल्सो। देन इसके अलावा पेन जो है वो आपको रीनल कॉलिक भी मिल सकता है। रीनल कॉलिक भी बोला जा सकता है और यूरेटरिक कॉलिक भी बोला जा सकता है। डिफरेंस क्या है कि ये सडन पेन होगा, जो रीनल पेन होगा, यूरेटरिक पेन होगा, जब भी स्टोन फंस जाएगा यूरेटर में तो वो जो है रीनल कॉलिक या यूरेटरिक कॉलिक प्रोड्यूस करेगा, विच इज वेरी विच इज एन एग्निशिंग पेन, जो कि आपका रेडिएट करेगा फ्रॉम द लॉइन एरिया टू द ग्रॉइन एरिया। पेशेंट को पेन रीनल एंगल से लेकर, बैक से लेकर और नीचे तक जा सकता है, रेडिएट कर सकता है बाय द पैसेज ऑफ यूरेटर। एंड वहां पे आपका स्क्रॉटम, लेबिया मेजरा या इनर साइड ऑफ द थाइस तक भी ये पेन जा सकता है। पेन इतना ज्यादा होगा, सडन होगा, दैट द पेशेंट विल रोल अबाउट एंड अपनी जो नीज है उसको पेट की तरफ ले आएगा और पूरा बेंड कर लेगा चेस्ट तक। तो इतना एग्निशिंग पेन हो सकता है जो कि पेशेंट को हिला देने वाला होता है। इट कैन बी अकम्पनीड बाय द प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पेशेंट को स्वेटिंग भी हो सकती है, उसके साथ साथ पेन के रीनल कॉलिक के साथ साथ नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। रीनल कॉलिक के पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग क्यों होता है? बिकॉज देर इज सम एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द जीआई ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द जेनाइटल्स। तो ये तीनों के बीच में एक एम्ब्रियोलॉजिकल लिंक है, जिसकी वजह से जब भी रीनल कॉलिक होगा तो वहां पे आपको नोजिया, वॉमिटिंग और ये जो स्क्रोटल पेन है, जेनाइटल सिम्टम्स आपको जरूर मिलेंगे। रेडिएशन इस कॉलिकी पेन का क्यों होता है? बिकॉज देयर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्स पेन। यहाँ पे रिफ्लेक्स पेन पैदा होता है अलोंग द नर्व्स के थ्रू। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेन है दैट विल फ्रॉम द लॉइन एरिया इट विल रेफर टू द स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा और इनर साइड ऑफ द थाई। और जब भी स्टोन जो है पेन बताएगा कि स्टोन प्रेजेंट कहाँ है। स्टोन अगर यूरेटर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है तो वहां पे आपको ये जो पेन है, इस तरीके का रिफ्लेक्स पेन, रेडिएटिंग पेन, ये आपको मिलेगा। दैट मीन्स द स्टोन इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर, वहां पर फंस गया है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जेनेटोफिमोरल नर्व है वो भी इन्वॉल्व हो गई है, तो कहीं ना कहीं स्टोन फंस गया है। यहाँ पे आपको जब भी स्टोन फंसेगा तो आपको ओलिग्यूरिया के केसेस मिल सकता, ओलिग्यूरिया का सिम्टम मिल सकता है, यानी कि जो यूरिन आउटपुट है दैट विल डिक्रीज, दैट विल बी लोअर देन द 400 ml। और एन्यूरिया का भी सिम्टम मिल सकता है जिसमें यूरिन आउटपुट है वो 100 से भी कम हो जाता है।
देन हेमेचूरिया, आपको यूरिन के साथ साथ ब्लीडिंग भी मिल सकती है। देन स्ट्रेंग्यूरी, व्हाट इज स्ट्रेंग्यूरी? बेसिकली देर इज पेनफुल स्ट्रेनिंग फॉर यूरिनेशन, पेन है पेशेंट को एंड ही हैज टू स्ट्रेन फॉर यूरिनेशन, बट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन पास नहीं कर पा रहे एंड जस्ट फ्यू जो ब्लड स्ट्रेन यूरिन जो है कुछ ड्रॉप्स में वो पास कर रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज स्ट्रैंक्यूरी। एंड इस कंडीशन में जहाँ जो पेशेंट है वो बिल्कुल यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, ही इज पासिंग ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड स्टेन्ड यूरिन, यहाँ पे दैट मीन्स द स्टोन इज इन द इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द यूरेटर, वहां पर फंसा हुआ है। एंड उसके बाद ये स्ट्रैंग्यूरी की जो भी स्टेज है दैट इज इट कैन बी फॉर 6 to 8 आवर तक भी लंबी हो सकती है अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एंड देन कंपनसेटरी जो है यूरिनेशन पोलीयूरिया जो है, इसके बाद यूरिन पास हो जाता है तो उसके बाद यूरिन के लिए पेशेंट बार बार जाएगा, दैट विल बी अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। देन नोजिया हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस स्वेलिंग मिल सकती है आपको पेशेंट के रीनल स्टोन के केसेस में। देन इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, देयर कुड बी टेंडरनेस, अगर आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को तो साइंस में आपको क्या क्या मिलेगा, देयर कुड बी टेंडरनेस इन द रीनल एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब और लेटर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल स्पाइनल मसल। देन रिबाउंड टेंडरनेस मिल सकती है, वहां एरिया में रीनल जो लॉइन एरिया है या जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, रिस्पेक्टिव हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको मसल रिजिडिटी मिल सकती है। स्वेलिंग आप फील कर सकते हैं विच इज ओवल इन शेप और फिक्स्ड मिलेगी आपको, रेट्रो पेरिटोनियल स्वेलिंग मिलेगी। एंड रेस्पिरेशन के साथ भी पेशेंट को पेन होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको मिल सकती है इन केसेस में एंड दे विल बी डिमिनिश्ड पेरिस्टेल्सिस। तो ये जो कुछ साइंस हैं आपको रीनल स्टोन के केसेस में मिल सकते हैं। देन आप टेस्ट क्या क्या कराएंगे, कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाएंगे, तो ब्लड एनालिसिस हम करा सकते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको जो WBC कंटेंट है, WBC जो है वो ज्यादा मिले वेन एवर इट इज एसोसिएटेड विद एनी इन्फेक्शन, तो आपको WBC काउंट मिल सकता है ज्यादा। देन अनीमिया, अगर रीनल फंक्शन जो है कहीं ना कहीं किडनी अगर कोई इनएडिक्वेटली फंक्शन कर रही है तो आपको इन केसेस में जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन है वो भी कम मिल सकता है। यू कैन गो फॉर KFT, जहाँ पे आप NPN, क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया चेक कर सकते हैं। सीरम यूरिक एसिड जो है वो देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। सीरम कैल्शियम आप चेक कर सकते हैं, पोटेशियम चेक कर सकते हैं। देन यूरिन एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी हमें डाउट होता है तो सबसे पहला टेस्ट आप यूरिन जो एनालिसिस है वो भी करा सकते हैं। उसमें आपको यूरिन का कलर बताएगा कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होगा, तो पीएच अगर वहां पे आपको ज्यादा या कम मिल रही है, बेसिकली कॉन्स्टेंटली अगर लो पीएच आपको पेशेंट की मिल रही है तो वहां चांसेस हैं कि यूरिक एसिड कैलकुलाई जो है वो है या कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो यू कैन डायग्नोस लाइक दैट। एंड पीएच अगर ज्यादा है 7.6 से ज्यादा है तो वो दैट विल एश्योर देयर विल बी एश्योरेंस ऑफ द यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म, और कहीं ना कहीं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स आपको वहां पे ज्यादा मिल सकते हैं। यूरिन में RBC का प्रेजेंट होना या यूरिन में क्रिस्टल्स का प्रेजेंट होना वो भी हमें बताएगा। कैल्शियम आपको बेसिकली यूरिन में ज्यादा मिल सकता है, पस सेल्स अगर बड़े हुए हैं तो वो आपको बता सकता है कि यूरिन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एग्जामिनेशन में आपको सेडिमेंट्स भी मिल जाते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि किस तरह का स्टोन्स है, कास्ट मिल जाएंगे, RBCs मिल जाएंगे। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर आप करा सकते हैं, तो किस तरह के सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का इन्फेक्शन है जिसको आपने बेसिकली एज अ कॉज ठीक करना है। रेडियोग्राफी के लिए आप जा सकते हो, एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हो, लेकिन जो आपके यूरिक एसिड स्टोन्स हैं बेसिकली क्योंकि ट्रांसलूसेंट होते हैं तो आपको वो डायग्नोस नहीं होंगे। 90% स्टोन्स जो होते हैं दे आर रेडियो ओपेक, तो आप एब्डोमिनल एक्सरे में भी उसको डायग्नोस कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन के लिए अगर वहां पे भी डायग्नोस नहीं हो रहा है और सिम्टम्स अगर पेशेंट स्टोन्स के ही दे रहा है तो आप CT स्कैन के लिए भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर सिस्टोस्कोपी।
देन पेशेंट जो स्टोन है वो रिमूव हो गया, बार बार रिकरेंसी है अगर कुछ पेशेंट्स में स्टोन बनने की, तो आप स्टोन के केमिकल एनालिसिस के लिए भी जा सकते हैं, दैट विल आल्सो आइडेंटिफाई द कॉज, और पेशेंट के आगे प्रिवेंशन और फ्यूचर रिकरेंस को रोकने के लिए आप बेसिकली ये केमिकल एनालिसिस भी करा सकते हैं, ताकि हम उस तरीके से काम कर सकें उसके प्रिवेंशन, स्टोन प्रिवेंशन के लिए। देन दीज आर सम फूड जो कि हम एडवाइस पेशेंट को बेसिकली ना लेने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट फूड्स जो कि जिसमें हाई है या मीडियम है, तो हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा हम पानी पीने के लिए बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, ताकि जो यूरिन आउटपुट है बेसिकली कम से कम 2.5 लीटर्स का पर डे होना चाहिए। अगर जो ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम पेशेंट को उस तरीके से जो वाटर इनटेक है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट का जो यूरिन है दैट इज लाइट एंड क्लियर यूरिन आ रहा है, दैट मीन्स ही इज टेकिंग एनफ वाटर। देन कम से कम ऑक्सलेटरी रिच फूड लेने के लिए पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। वी शुड आस्क द पेशेंट टू अवॉइड कैबेज, टोमेटोज, जो भी बीज वाली चीजें हम यूजुअली बोलते हैं कि मत लीजिए, स्पिनच मत लीजिए, स्वीट पोटैटोज मत लीजिए, नट्स या ड्राई फ्रूट्स है वो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। ब्लैक टी, कॉफी बेसिकली मना करेंगे। चॉकलेट, सोया प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेशेंट को कम से कम वो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। देन एनिमल प्रोटीन की हमने ऑलरेडी बात की थी, तो वी हैव टू ask the patient to decrease their salt and animal protein intake, जो usually it should be restricted to 60 ग्राम per day, ताकि जो यूरिन एक्सक्रीशन है कैल्शियम और यूरिक एसिड का वो हम कम कर सकें और क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकें। सोडियम इंटेक भी, सॉल्ट जो इंटेक है वो भी हम 3 से 4 ग्राम तक ही रिकमेंड करेंगे पेशेंट को। टेबल सॉल्ट और हाई सोडियम फूड्स मतलब रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है किडनी में, तो सोडियम विल compete विद कैल्शियम, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, डाइट के थ्रू हम वो चीजें मैनेज करेंगे ताकि स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके। देन होम्योपैथिक की बात करें, डाइट की हम अभी बात कर रहे थे, तो एक टिप और है कि जो पेशेंट है उसको सिट्रस फ्रूट्स लेने के लिए बेसिकली हम रिकमेंड करेंगे। लेमन जूस हो गया या ऑरेंज जूस जो है वो हम पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन जूस या ऑरेंज जूस, वो दे आर द रिच सोर्स ऑफ सिट्रेट, जो कि एक स्टोन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है। तो हम पेशेंट्स को एडवाइस विद द ट्रीटमेंट हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो ऑरेंज जूस या लेमन जूस लेना शुरू करें। देन जो नॉन वेज है वो कम करने के लिए बोलेंगे, दैट्स इट। देन होम्योपैथी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में। जैसे कि सबसे कॉमन मेडिसिन है जो राइट साइड रीनल स्टोन के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। In lycopodium, there is pain in back before urinating, which ceases after flow. Retention polyuria मिलेगी. There is heavy red sediment आपको मिलेगा, and अगर बच्चे के केस में है तो इट विल क्राई बिफोर यूरिनेटिंग। राइट साइडेड रेमेडी है, बेसिकली मैं जो प्रिस्क्राइब करती हूँ एक टोटालिटी के बेसिस पे करते हैं। राइट साइडेड रीनल स्टोन मिल रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लाइक सबसे पहले राइट में हुआ था अब लेफ्ट में भी हो गया है, तो इस तरह की कंप्लेन्स है, प्लस ये जो सिम्टम है वो दे रहा है, तो वी कैन गो फॉर डोमिनेटिंग नेचर है एंड डिजायर फॉर स्वीट्स है, तो हम लाइकोपोडियम वी कैन थिंक ऑफ। Berberis vulgaris, which is a very common remedy जो हम यूज करते हैं इन स्टोन्स, यूजुअली हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं, बट इसका ये हम 3x में भी दे सकते हैं। वेयर देर इज स्टोन फॉर्मेशन, देर इज बबलिंग, सोर सेंसेशन इन किडनीज, देर कैन बी पेन इन ब्लैडर रीजन, पेन थाइज में, लॉइंस में ऑन यूरिनेटिंग पेन आपको फील हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, देर इज बर्निंग इन यूरिनेशन, यूरेथ्रा इज बर्निंग में नॉट यूरिनेटिंग, और बर्निंग पेन्स हैं, तो बेसिकली बर्निंग बहुत ज्यादा मिल रही है और स्टोन का केस है,
थिक म्यूकस, बबलिंग, सोर सेंसेशन किडनीज में मिल रहा है, तो हम बर्बेरिस वल्गारिस को सोच सकते हैं। नक्स वोमिका विच इज़ अ वेरी कॉमन रेमेडी, मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने बहुत केसेस में नक्स वोमिका यूज करी है। व्हेन देयर इज लेफ्ट साइडेड ऑफ स्टोन मुझे मिलता है एंड बेसिकली नाइट एग्रवेशन हो रही है, पेशेंट मेरे पास आया है, आई हैव गिवन दिस रेमेडी इन 1 ml सिंगल डोज। पेशेंट बैठा है सामने, पेनफुल कंडीशन में है, पेन लेकर आया है, वॉमिटिंग करके आया है, देयर इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन है, लेफ्ट साइडेड स्टोन है, रीनल कोलिक है, वहां पे 1 ml में सिंगल डोज में पेशेंट को मिनटों में आराम आता है। बट सिम्टम कहीं ना कहीं मैच करने चाहिए। देयर कुड बी इरिटेबल ब्लैडर, फ्रीक्वेंट कॉल्स फॉर द यूरिन, पेशेंट बोल रहा है लिटिल, थोड़ा सा पास कर रहा है एंड बार बार उसको फ्रीक्वेंट अर्ज हो रही है यूरिन की, स्ट्रैंग्यूरी के केसेस में। तो यहाँ पे हमने हाई पोटेंसी में सिंगल डोज में भी बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स वहां पे हमने देखे हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। Then next remedy is Cantharis. Basically intolerable urging and tenesmus. बार बार urge हो रही है patient को. There is nephritis with bloody urine, violent paroxysm of cutting and burning in whole renal region. Cantharis में burning बहुत ज़्यादा है. There is intolerable tenesmus, cutting pain before, during and after urine आपको मिलेगा, and constant desire to urination आपको मिलेगी. There is violent paroxysm of cutting and burning in whole renal region with painful urging to urinate. Then you can think of Cantharis in that case. Then Sarsaparilla. Sarsaparilla is basically when you got renal colic or there is severe pain at the conclusion of urine. तो आप sarsaparilla सोच सकते हैं. When the urine dribbles while sitting. Sarsaparilla basically right-sided renal colic में when the pain is from right kidney downwards. There is tenesmus of bladder, urine passes in thin feeble stream. तो स्ट्रैंग्यूरी के केसेस में बहुत ही फीबल स्ट्रीम के साथ यूरिन पास हो रहा है एंड देयर इज सिवियर पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sarsaparilla. Then you can think of Sarsaparilla officinalis. Next remedy is Aconite. Aconite भी आप सोच सकते हैं when there is acute stage, एकदम से sudden pain आया, the patient is very fearful और anxiety में है बहुत ज़्यादा, and there is tenesmus and burning sensation. Urine scanty है, there is hot, red and very much painful. जहाँ पे आपको anxiety बहुत ज़्यादा मिले, तो आप you can think of renal region is very sensitive and there is profuse urination with profuse perspiration and diarrhea. तो उन cases में आप Aconite दे सकते हैं. Acid nitric basically for the burning, urination, stinging pain. Then acid nitric, the characteristic is the smell of the urine. Urine smells like horse's urine. बहुत ही offensive urine होगा, very dark urine and urine is scanty. Then in cases में आप नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं. पेशेंट बहुत ही विंडिक्टिव काइंड ऑफ पेशेंट होता है, थोड़ा सा मेंटल पिक्चर आप मैच करेंगे एंड देयर कुड बी फॉस्फेटिक यूरिन जो है वो ज्यादा मिलेगा. ऑल प्रोस्टेटिक केसेस जिनका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है उन केसेस में आपको डार्क, वेरी डार्क एंड ऑफेंसिव यूरिन मिले, तो यू कैन थिंक ऑफ नाइट्रिक एसिड in those cases. Calcarea carp, basically white sediment, bloody urine, dark brown, sour fitted, and you have to match the mental picture of calcarea carp. कहीं ना कहीं कोई insecurity, fat, flabby patient आपको मिल सकता है, chilly patient होगा. There could be desire for boiled eggs. So you can match the constitution of the patient with the urinary symptoms. Then you can also prescribe calcarea carp in such cases. Belladonna, sudden acute case के लिए you can think of belladonna, and the urine is basically scanty and it is loaded with phosphates.
and there is sensation of motion in bladder as of a worm. हिमोचूरिया के केसेस में जहाँ पे वेसिकल रीजन बहुत सेंसिटिव है, पेनफुल है, तो आप बेलेडोना भी सोच सकते हैं. Arnica montana, when there is retained urine from over exertion, there is dark brick red sediment and painful micturition जहाँ पे मिलेगा, you can think of Arnica montana in those cases. Hydrangea, which is also known as stone breaking remedy. हाइड्रेंजिया जब बहुत बड़े 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 स्टोन्स होते हैं, बेसिकली उनको डिसॉल्व करने के लिए, स्टोन ब्रेक कर करके निकालने के लिए हम हाइड्रेंजिया सोच सकते हैं. मदर टिंचर्स में हम यूजुअली यूज करते हैं. एंड देयर इज बर्निंग इन यूरेथ्रा एंड फ्रीक्वेंट डिजायर ऑफ यूरिनेशन. यूरिन इज हार्ड टू स्टार्ट and there is heavy deposit of mucus in the urine. Sharp pains in loins and especially with gravelly deposits. There is profuse deposit of white amorphous salt. Thirst with abdominal symptoms and यूजुअली डायबिटीज के केसेस में अगर आपका पेशेंट डायबिटिक भी है, रीनल स्टोन्स लेकर आ रहा है एंड इस तरह के थर्स्ट विद एब्डोमिनल सिम्टम्स, थर्स्ट आपको मार्क्ड मिल रही है, तो उन केसेस में आप हाइड्रेंजिया सोच सकते हैं. या स्टोन का साइज बड़ा है तो वहां पे भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ हाइड्रेंजिया इन मदर टेंशन आप यू कैन प्रिस्क्राइब द पेशेंट. Then there are few more remedies like Osimum canum. बेसिकली यूरिक एसिड डायथेसिस आपको इस रेमेडी में मिलेगा. एंड देर इज हाई एसिडिक यूरिन इन दिस एंड स्पाइकी क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स आपको इसमें मिल सकते हैं. जो यूरिन है दैट कुड बी टर्बिड और पुरुलेंट ब्लडी यूरिन मिल सकता है. ब्रिक रेड सेडिमेंट आपको मिलेगा. पेशेंट जो है वो किडनी में क्रैम्प्स आपको बताएगा. देन देयर कैन बी पेन इन द यूरेटर. सो उन केसेस में यू कैन थिंक ऑफ यूरिक एसिड डायथेसिस है, लेफ्ट साइडेड बेसिकली रेमेडी है, तो यू कैन थिंक ऑफ ऑसिमम कैनम. लिथियम का जहाँ पे आपको गाउट रीनल स्टोन्स तो है, यूरिक एसिड डायथेसिस मिलेगा, प्लस देयर इज गाउटी रूमेटिज्म. राइट साइडेड रेमेडी है एंड देयर विद द यूरिनेशन पेशेंट को प्रेशर फील होगा इन द हार्ट रीजन. तो जहां पे भी गाउटी आपको कंप्लेंट्स मिल रही है, यूरिक एसिड डायथेसिस मिल रहा है, स्टोन्स के केसेस मिल रहे हैं, यूजुअली राइट साइडेड है एंड यूरिनेशन के साथ हार्ट में प्रेशर फील हो रहा है पेशेंट को, तो यू कैन थिंक ऑफ लिथियम का. बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो अ यूरिक एसिड डायथेसिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज द हाईली कलर्ड यूरिन. बहुत ही डार्क यूरिन मिलेगा, इट विल बी वेरी वेरी ऑफेंसिव एंड यहाँ पे भी आपको यूरिन में यूरिक एसिड जो है, बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिल सकता है एंड गाउटी सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे, बट द यूरिन color is very dark and very much offensive. Then Prara Breva, रीनल कॉलिक की बहुत अच्छी रेमेडी है. यू कैन फाइंड कैटार ऑफ ब्लैडर इन दिस. कांस्टेंट अर्जिंग रहेगी, ग्रेट स्ट्रेनिंग रहेगी पेशेंट में एंड यू कैन फाइंड ब्लैक ब्लडी म्यूकस यूरिन इन प्रारा ब्रेवा. एंड जो पेन है बेसिकली थाइस तक पेन जाएगा एंड पेशेंट जो है यूरिन सिर्फ तभी पास कर पाएगा व्हेन ही गोज डाउन टू द नीज, और जो अपना हेड है वो फ्लोर पे टच करके, इस पोजीशन में ही पेशेंट अपना यूरिन पास कर पाएगा. तो इन दैट केस प्रारा ब्रेवा कैन बी थिंक ऑफ. देन टेरेबिंथ बेसिकली ब्लीडिंग, अगर यूरिन में ब्लडी यूरिन आ रहा है इन द केसेस ऑफ स्ट्रैंग्यूरी. स्कैंटी सप्रेस्ड यूरिन है एंड देयर इज कांस्टेंट टेनिस्मस, तो वहां पे एंड इन द केसेस ऑफ यूरेथ्राइटिस विद पेनफुल इरेक्शंस, उन केसेस में यू कैन थिंक ऑफ टेरेबिंथ. कोलोसिंथ बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है एंड जब भी रीनल कॉलिक के पेशेंट आते हैं और जो उनकी पोजीशन है, वी हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट.
पेनफुल कंडीशन में पेशेंट आ रहा है एंड व्हेन जो आराम के लिए, बेसिकली आराम के लिए क्या, जब पेन हो रहा है तो अपने पेट को दबाकर फॉरवर्ड बेंडिंग में, अगर पेशेंट की पोजीशन ये है ड्यूरिंग हिज और हर विजिट, तो यू कैन थिंक ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग से पेशेंट इसी पोजीशन में बैठा हुआ है पेट को दबा के फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में, तो यू कैन थिंक ऑफ कोलोसिंथ इन द केसेस ऑफ रीनल कॉलिक। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है इन हाई पोटेंसी 200 आई हैव यूज्ड, सो यू कैन यूज दैट। एंड डायस्कोरिया जहाँ पे कोलोसिंथ का उल्टा है कि कोलिक हुआ है, पेशेंट जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग में जा रहा है ड्यूरिंग पेन, तो यू कैन थिंक ऑफ डायस्कोरिया इन दोज केसेस। सो जस्ट लव योर किडनी एंड जो है जो भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, अपनी डाइट का, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं टू रिमेन हेल्दी, so we have to work upon it. And thank you so much for your patience listening. This is all from my side. Thank you. थैंक यू श्वेता जी, Thank you. आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। किन्हीं को कोई सवाल है? कोई सवाल है तो कोई क्वेश्चंस? सॉलिडैगो के विषय में पूछ रहे हैं श्वेता जी। जी सर मैंने सॉलिडेगो अभी तक यूज नहीं किया है, सो इफ एनीबॉडी हैज एनी एक्सपीरियंस विद दिस रेमेडी सो मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर यूज करूंगी अपनी प्रैक्टिस में। आप बताइए, जो जिन्होंने सवाल किया है बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। मिश्रा जी, हाँ मिश्रा, ये विमेश अरोड़ा जी ने पूछा है सॉलिडैगो का। उन्होंने सॉलिडैगो से केस, विमेश जी आप अपना केस आप अपना अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर विमेश अरोड़ा, आप अनम्यूट के लिए, मैंने आपको अनम्यूट करने का मैसेज दे दिया हूँ। डॉक्टर विमेश, कैन यू टॉक? डॉक्टर विमेश जी ने तो लिखा है कि वो उनको क्योर किए हैं, बोल नहीं रहे हैं। एनीवे, और किन्हीं को कुछ? कॉम्बिनेशन से विमेश जी कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन विथ इन्होंने यूज किया है, कॉम्बिनेशन विथ बीवी एंड कैंथरीस, यानी कि कॉम्बिनेशंस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, ये अपना इनका अपना ये है। डॉक्टर कुरूप सर ज्वाइन कर रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर हैं और हम लोग के ग्रुप के आज बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। डॉक्टर कुरूप सर, आपका स्वागत है इस मीटिंग में। यू आर हियर, कैन यू लिसन मी सर? एंड आई एनीवन, और कोई लोग बताएं? Sir, yes sir, Dr. Dennis. Solidago tincture is very good for uh, eliminating the urine when there is an obstruction in the yeah urinary passage due to some reasons, and sometimes it may be due to stones, or sometimes it may be due to prostate enlargement, or sometimes it may be due to fibroid uterus. In all these conditions, it works well. Yeah, that's what I would like That's to good. Thank you sir. डॉक्टर हरिनारायण ने
एलएम पोटेंसी और किडनी स्टोन के विषय में उन्होंने पूछा है। एलएम पोटेंसी आपने यूज किया है श्वेता जी? सर बेसिकली मैं एलएम पोटेंसी ऐसे तो नहीं एज सच मैंने यूज किया है, बट जो मेरी प्रैक्टिस रहती है वो बेसिकली वाटर डोजेस पर रहती है, सो वी गिव द मेडिसिन इन डिवाइडेड डोजेस। एलएम पोटेंसी मैंने स्टोन के केस में मैंने यूज किया है और इफेक्टिव है। और जैसा कि श्वेता जी बता रही हैं वाटर डोज, ये इक्विवेलेंट हो जाता है एलएम पोटेंसी के ही, इसलिए इस पर हम लोग ये कर सकते हैं। एलएम पोटेंसी वन ऑफ द एक सेशन हम लोग का आ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेसिमल स्केल एंड 50 मिलीसिमल स्केल, तो उस पर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो श्वेता जी आप आई, बहुत अच्छा लगा। फिर इस तरह से आप पहले भी आती रही हैं, हम लोग का कॉर्पोरेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके मैगजीन्स भी अच्छे निकल रहे हैं। सभी कोई आपका ये करते हैं, रिकॉर्डिंग भी इसके अवेलेबल होंगे। रमन जी आपको कल शाम तक या सुबह परसों तक सुबह में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल में जाकर के IFPH फोरम से देख सकते हैं। तो श्वेता जी इसके साथ में हम लोग का मीटिंग समाप्त होता है और हैंड ओवर करते हैं हम लोग डॉक्टर दिनेश जी को फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, Dr. Sayeda Singh and Sahani sir.